राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम जो आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं वो है एक श्रापित पुलिया, यानी एक पुलिया का भूत। और कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। साथ ही साथ वीडियो को आप पूरी देखा करें, तभी कहानी पूरी तरीके से समझ में आ पाती है। तो आइए फिर कहानी शुरू करते हैं। वो सर्द अंधेरी रात थी। मैं कांपता हुआ रामपुर की उस तंग पुलिया को पार कर रहा था कि अचानक मेरी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ती है और आंखों के ऊपर हाथ फेरा तो दो अधेड़ उम्र के आदमी मेरी ओर आ रहे थे। वे चिल्लाए कि कौन है वहाँ, कौन है। टॉर्च की रोशनी तेज से मैं उन्हीं सही से देख नहीं पा रहा था कि वे टॉर्च की रोशनी बहुत तेज थी, तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे ठीक से। जो ही मैंने पुलिया पार की तो उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। वह खाकी वर्दीधारी पुलिस के दो गठीले जवान थे। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहे हो। हालांकि यही सवाल मेरे मन में भी उठ रहे थे कि आखिर इतनी रात को ये पुलिस के जवान यहाँ क्या कर रहे हैं। आज से पहले तो मैंने कभी इन्हें देखा नहीं। मैंने बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि मैं यहाँ के प्रधान खेवटलाल जी का पुत्र हूँ। और यह सुनते ही उनके चेहरे पर विस्मय का बोध हुआ। शायद यह नाम उनके लिए नया था। मुझे भी अचरज हुआ कि रामपुर पुलिस स्टेशन में शायद ही कोई पुलिसकर्मी हो जो पिताजी को न जानता हो। आखिर बड़े बड़े अफसर पिताजी के मुरीद जो थे, सभी उनके व्यवहार के गुण गाते हुए नहीं थकते थे। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरा नाम कमल है और मैं शहर के अस्पताल में डॉक्टर हूँ। मुझे अस्पताल में रात की आपातकालीन सेवा देनी होती है, इसलिए मैं रोज़ रात को गांव से शहर निकलता हूँ। मेरा जवाब सुन वो दोनों अस्वस्थ नज़र आ रहे थे, तो मैंने भी कुछ चैन की सांस ली, क्योंकि जो भी मैंने उन्हें बताया वो झूठ था। मैं कोई पेशे से डॉक्टर नहीं था और ना ही मुझे कोई रात की ड्यूटी देनी होती थी। हाँ, यह जरूर सत्य था कि मेरा नाम कमल है और मैं रोज़ रात को यहाँ से गुजरता हूँ। दरअसल ये पुलिया पूरे गांव में श्रापित पुलिया के नाम से जानी जाती थी और आए दिन कुछ ना कुछ किस्से और घटनाएं यहाँ घटित होती रहती थी। शायद इसीलिए चौकी से इन 2 जवानों को पुलिया की निगरानी करने के लिए रखा गया हो। अब मेरे मन में बहुत जिज्ञासा भी थी कि इस पुलिया का रहस्य जानने की, कि कई लोगों से सुना था कि इस पुलिया पर एक काला साया रहता है। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए मैं वो रहस्य खोजने हर रात इस पुलिया की तरफ चल देता हूँ। लेकिन आज तक मेरे साथ कोई भी विचित्र घटना नहीं हुई। उन दोनों पुलिसकर्मियों ने मुझसे पूछा कि आप रोज 2 बजे रात को यहाँ से गुजरते हो, क्या आपको डर नहीं लगता। यह तो मालूम है ना कि ये श्रापित पुलिया है और रात को यहाँ से गुजरने की मनाही है। कल रात पड़ोस के गांव के दूध वाले के बर्तन में दूध की जगह खून निकला। हमने उससे बात की तो बार बार इस पुलिया का नाम लेता है और पसीना पसीना हो जाता है। उसके आगे चूं तक नहीं वो करता। यह बात तो पता है ना, या इससे भी अज्ञान हो। मेरे लिए तो यह अचरज भरा था, क्योंकि कल रात 2 बजे मैं यहीं पर था और उस समय तो कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ था। तो भला यह कैसे संभव है। शायद मेरे जाने के बाद यह सब हुआ हो। तो मैंने फैसला किया कि मैं कल कुछ देर और यहाँ पर ठहर लूँगा इस पुलिया के पास में। मैं वापस आया तो पिताजी से आग्रह किया कि आप पुलिया पर से पुलिस हटवा लीजिए। वहाँ पर ऐसा कुछ भी विचित्र नहीं है, यह केवल गांव वालों का भ्रम है। पिताजी अक्सर मेरी सलाह लिया करते थे, तो उन्होंने भी इस पर हामी भर दी। मैं तो दरोगा साहब को कल से कह रहा हूँ कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बेवजह ही सिपाही की तैनाती किए बैठे हैं। इतनी ठंड है,
बाहर क्या हाल होता होगा बेचारों का। मैं कल ही उनसे इस बारे में बात करता हूँ। यह कहते ही पिताजी अपने कमरे में चले गए। उन्हें नयापन रास नहीं आता। अपने ज़माने की चीज़ों से उन्हें अत्यधिक लगाव है। शायद इसलिए उन्होंने कभी अपने कमरे की मरम्मत ही नहीं करवाई। सुबह पिताजी पुलिस स्टेशन गए और पुलिया से पुलिस हटवा कर ही वापस लौटे। दरोगा जी बहुत सम्मान करते थे पिताजी का, तो बात मान ली उन्होंने। और दरोगा जी भी बड़े सज्जन इंसान थे। मेरी उनसे मुलाकात 4 या 5 बार हो चुकी थी, लेकिन जितनी बार भी मैं उनसे मिला, उनके व्यक्तित्व ने मुझे अवश्य प्रभावित किया था। अब मैं खुश था, क्योंकि पुलिया पर से कानूनी निगरानी हट चुकी थी और मैं स्वतंत्र होकर उस रहस्य को खोज सकता था। अब इंतजार था तो बस आज की रात का। आज तो मैंने पूरा मन बना लिया था कि उस काले साए की अफवाह को दूर करके ही दम लूँगा। मैं बचपन से ही जासूसी किताबें पढ़ने का शौकीन था, इसलिए मेरे लिए ये नई बात नहीं थी। आखिरकार शाम का समय हुआ। माँ ने मेरे छोटे भाई और पिताजी को खाना खिलाया। मैंने और माँ ने भी कुछ देर बाद खाना खा लिया। सब एक साथ सो गए। ठंड इतनी थी कि कुछ देर तक तो पैर गर्म ही नहीं होते थे। पिताजी, माँ, भाई सब सो चुके थे और मैं कुछ देर तक सोने का नाटक करता रहा। आराम से कंबल सरकाकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की कुंडी खोलने लगा, लेकिन कमबख्त गिलास को भी अभी गिरना था। कौन है वहाँ, कौन है? पिताजी चिल्लाए। अरे तुम भी ना सो जाइए चैन से। अब यही काम रह गया है कि रात को बिल्ली से जाकर लड़ूं। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, सत्यानाश। सो जाइए, माँ गुस्से में बोली। मेरी हृदय गति तो बस रुकने को ही थी कि दोनों दोबारा सो गए। मैंने सावधानी से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर आ गया। आज मुझे उस रहस्य को जानने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं एक छोटा सा टॉर्च लेकर के पुलिया को आने जाने वाला जो रास्ता था पुलिया का, उस रास्ते की तरफ निकल पड़ा वहाँ से। अब इस रास्ते से तो मैं काफ़ी समय से आता जाता रहता था, लेकिन आज कुछ अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ते में 2-4 झुग्गियाँ जिनमें लाइट हमेशा जली रहती थी, आज वो भी नहीं जगमगा रही थी। एकदम सन्नाटा और घना काला अंधेरा। सन्नाटा इतना कि मैं अपनी सांसों की आवाज़ तक को सुन पा सकता था। मेरी सांसें, मेरी चलने की आवाज़, रात्रि के कीड़ों की सरसराहट, जैसे जैसे मन ही मन गाना गाता मैं पुलिया पर जो है वहाँ पर पहुँच गया। अब घड़ी पर देखा तो लगभग 2 बजे थे। मैं मुश्किल से यहाँ आधा घंटा रुकता था और चला आता था, लेकिन आज मैं यहाँ ये जो गलती थी ये दोहराने वाला नहीं था। पुलिया के एक किनारे का सहारा लिया और कमर लगा करके मैं बैठ गया। ठंड बहुत थी, इसलिए मैं सिकुड़ कर ही बैठा रहा। किसी प्रेत आत्मा से अधिक डर तो मुझे जंगली जानवरों का लग रहा था। यह कुछ खुला क्षेत्र था जिसमें कोई भी जानवर मुझे आसानी से देख सकता था। मैंने साहस जुटाया और कुछ गाने मन ही मन गाने लगा। घड़ी पर देखा तो 3 बजने को थे। अब तो सब्र भी मेरी परीक्षा लेने लगा था। मैंने वापस जाने का निर्णय लिया और इससे लोगों का भ्रम समझकर घर की ओर मैं चलने को उठा था। अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी सरसराहट मैंने सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। पहले तो मैंने किसी छोटे जानवर की सरसराहट को समझा कि भाई कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन धीरे धीरे ये और नज़दीक आने लगी। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरा पूरा चेहरा पसीने से तर हो गया। अब मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मन में शंका थी कि यह कोई जानवर है या कुछ और। मैंने एक पत्थर उठा लिया। कौन है वहाँ? जो भी है सामने आओ। मैं तुमसे डरता नहीं, आओ मेरा सामना करो, मैंने कांपते हुए कहा। मैं जैसे ही सरसराहट के कुछ नज़दीक जाता तो वही सरसराहट किसी दूसरी दिशा में आने लगती। अब तो वहाँ के से जो है भागने के सिवाय मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। सरसराहट बंद हुई तो पुलिया के नीचे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी।
वह आवाज़ किसी लड़की की थी या औरत की, ये समझने का समय मेरे पास नहीं था और ना ही दिमाग इतना सोच पा रहा था। मैं तो बस पुलिया के ऊपर चढ़कर उसे नीचे की ओर ढूंढने लगा। पुलिया के नीचे देखने पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने हाथ में रखा पत्थर आवाज़ की ओर दे मारा, यानी फेंक दिया। अचानक से पत्थर फेंकते ही वो आवाज़ अब हंसी में बदल गई। वो हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ पांव फूलने लगे और फिर वही सन्नाटा परस गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें बहुत तेज गति से चल रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ आखिर ये हो क्या रहा है। अब मैंने वहां से भागने की ठान ली। भागते हुए पुलिया पार की और जैसे ही कुछ आगे बढ़ा, मेरे पांव किसी चीज से टकराया और मैं गिर पड़ा। देखा तो वहां कुछ नहीं था जिससे मैं टकरा जाता। संभवतः यह भी उसी साये का ही काम था। और फिर सहसा उसकी आवाज़ ने मेरे कानों पर एक बार फिर दस्तक दी। इस बार उसके रोने में कुछ गुस्सा था, जैसे वो खुश नहीं था मेरे यहाँ आने से। आवाज़ धीरे धीरे भारी भारी होती रही और मेरी सांसें भी। आवाज़ किसी महिला या लड़की की नहीं, बल्कि एक पुरुष की आवाज़ बन चुकी थी वो। मुझे पता था कि मैं इसकी इच्छा के बिना यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, सो मैंने पुलिया के नीचे जाने का फैसला किया। मैंने टॉर्च को उस तरफ किया और नीचे उतरने लगा। वह आदमी कुछ धुन गुनगुनाने लगा। मुझे नहीं पता मुझे उस समय क्या हो गया था, लेकिन मैं स्वयं के वश में नहीं था और वो धुन मुझे मंत्रमुग्ध कर रही थी और अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं। बस जब मैंने स्वयं को सम्मोहन से मुक्त पाया तो मैं अलग ही जगह पर था। एक घना जंगल जो इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा था। ऐसे पेड़ रामपुर में तो छोड़िए, रामपुर के बाहर भी मैंने नहीं देखे थे। यह मैं कहाँ आ गया, मैंने मन ही मन सोचा। मैं चिल्लाया, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचा लो। क्या कोई है? मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। वो औरत की आवाज़ किसकी थी और वो आदमी? यह सब कुछ किसी सपन जैसा था। अब ये मैं सोच ही रहा था कि वो धुन फिर सुनाई देने लगी मुझे। फिर वो सिर्फ आदमी की आवाज़ ही नहीं, बल्कि वो एक औरत भी उसका साथ दे रही थी उसमें। मैं समझ चुका था कि मेरे आसपास एक नहीं दो दो आत्माएं भटक रही थी, या उससे भी ज़्यादा हो सकती थी। इस बार उसी धुन ने मुझे सम्मोहित किया। मैं पूरे होश में और कराहती आवाज़ में वो धुन सुन रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो मैं एकदम अवाक सा रह गया। मुझे एकदम ऐसा बिजली के जोरों का करंट एकदम झटका सा लगा। मैंने देखा मेरे पीछे एक औरत मुझे घूर रही थी। उसकी गहरी नीली आंखें, बिखरे हुए बाल और एक विकृत सा चेहरा, ये सब कुछ मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसके काले लंबे दांत, मुंह से निकलते सफ़ेद घिनौने कीड़े जैसी सड़न जैसी बदबू। मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। हाथ पांव जोर जोर से कांपने लगे। मैं पूरा सुन्न पड़ गया था। उसी तेज शैतानी हंसी मानो मेरे कानों को चीर रही थी और वो अचानक वो रुकी। उसकी आंखें अब सामान्य थी, चेहरा भी, और वह सब कुछ मुझे भयावह लग रहा था। उसकी नीली चमकदार आंखें में मैंने आंसू देखे। वह मुझे प्रेम से देखने लगी, मानो मुझे पहचानने लगी हो। मैं हैरान था कि आखिर उसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया। वो मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। यह उसकी कोई शैतानी चाल हो सकती थी, इसलिए मैं सतर्क था, और सतर्क ना भी होता तो भी भला मैं क्या कर लेता। उससे पार पाना तो वैसे ही मेरे लिए संभव नहीं था। मुझे तो ये उसकी कोई शैतानी चाल ही लग रही थी। और वो मुझे गले लगाकर रो रही थी कि एक दूसरा साया मेरे चारों ओर तेजी से घूमने लगा। मैं उसे महसूस कर सकता था।
उसने एक झटके में मुझे कुछ दूर पटक दिया। मेरे हाथ और कमर पर बहुत तेज चोट लगी थी। मैं कराह रहा था। टॉर्च भी अब मेरे हाथ से छिटक गया था। वो साया संभवतः उस आदमी का ही था। मैं अभी तक उसे साफ साफ नहीं देख पाया था। इससे पहले मैं खुद को संभाल पाता, उस अदृश्य शक्ति ने मुझे पैरों से घसीटना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, दुष्ट राक्षस, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। पिताजी रोज सुबह पूजा पाठ किया करते थे, तो हनुमान चालीसा के कुछ मंत्र मुझे याद थे। मैं रोते रोते मंत्र पढ़ने लगा। अब मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतहु लोक उजागर। इतने में वो साया रुका और जोर जोर से यही मंत्र अपनी शैतानी आवाज में दोहराने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतहु लोक उजागर। मानो वो मेरा मजाक बना रहा हो। यह सब उनके लिए हास्यास्पद हो गया था, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी कि उसे कुछ नहीं हुआ। अब तक फिल्मों में मैंने तो यही देखा था कि शैतान भगवान के नाम से दूर भागता है। उस साए ने तो मुझे ऊपर उठा लिया कि तभी एक आवाज आई, छोड़ दो उसे। यह आवाज उस औरत की थी। साए ने मुझे छोड़ दिया और वह औरत मेरे नजदीक आई। इसे चोट मत पहुंचाओ, दूर हो जाओ इससे, औरत ने साए से कहा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब तक मुझे अपना शैतानी रूप दिखाकर डरा रही थी, वह मेरे प्रति इतनी नर्म क्यों हो गई? क्या दिलचस्पी थी उसकी मुझ में? उसने मेरी आंखों में कुछ देर देखा, मेरे गले से मेरा लॉकेट उखाड़ा और उसे गौर से देखने लगी। वो साया भी अब अपने असली रूप में आ गया था। सिर पर पगड़ी, झुर्रीदार त्वचा, आंखों में आंसू और बदन पर धोती कुर्ता। अच्छा हुआ कि उसने मुझे अपना विकृत रूप नहीं दिखाया, अन्यथा इस बार तो मैं हार्ट अटैक से मर ही जाता। उन्हें मेरे लॉकेट में रुचि थी, या लॉकेट में लगी हुई मेरे पिताजी की तस्वीर से। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। तभी उसने कहा कि ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? तुम कमल हो ना तुम मेरे कमल। यह कहकर वह आदमी सिसकियां भरने लगा। देखो रमा, यह हमारा कमल है, पहचाना इसे? उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और कुछ खो देने का गम भी। वह औरत मेरे पास आई और मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं तो पहले ही पहचान गई थी अपने बच्चे को। जब मैंने इसके गले में ये लॉकेट देखा, यह कहते ही अचानक मेरे चेहरे पर गुस्सा नजर आया। मैं नहीं भूल सकती वो काली रात। तुम्हें हमें आज़ाद करना होगा। तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भीतर वो साहस देखा है। तुम हमें मुक्ति दिलाओगे। याद रखना, वह धुन और जय हिंद, अचानक वो दोनों मुझसे दूर होने लगे और उनकी आवाज़ भी। याद रखना मेरे बच्चे, हौसला रखना। वो तेज रोशनी आई और दोनों गायब हो गए। इतना ही मैं देख पाया था और मैं अगले ही पल मैंने खुद को शहर के अस्पताल में पाया। वही अस्पताल जहां का डॉक्टर बनने का झूठ मैंने उन दोनों पुलिसकर्मियों को बताया था। मेरी कमर पर और हाथ पर पट्टी बंधी थी। सामने गांव के 2-4 लोग और पड़ोस के काका खड़े हुए थे और दूर खिड़की के पास खड़े पिताजी चिंतित और परेशान लग रहे थे। काका चिल्लाए, अरे खेवटिया, जल्दी आओ, होश आ गया अपने कमलू को। पिताजी भागे भागे आए और मेरे पास आकर बैठ गए। मेरा हाथ थामा और मेरे माथे को चूमने लगे। उनके आंसुओं को मैं अपने गले पर महसूस कर सकता था। कहाँ चला गया था मेरा कमलू, कहाँ चला गया था? वो जोर जोर से रोने लगे। 2 दिन से बेसुध पड़ा है यहाँ, तेरी माँ और मैं कितने परेशान हैं। दोनों ने एक निवाला तक नहीं लिया, बस तेरे होश में आने की मिन्नतें कर रहे थे माँ भवानी से। मैं आश्चर्य में था। 2 दिन? हाँ, 2 दिन से तूने आंखें नहीं खोली। गांव के लोगों ने तुझे पुलिया के पास बेहोश पाया। क्यों गया था तू वहां?
सब मेरी ही गलती है, मुझे हटवानी ही नहीं चाहिए थी पुलिस वहाँ से कम ये तो नहीं होता। न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे गांव को भवानी। यह कहकर पिताजी डॉक्टर से कुछ बातचीत करने लगे और वापस मेरे पास आकर बोले कि चलो अब यहाँ से, घर में तुम्हारी माँ तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। काका ने मुझे पीठ पर उठा लिया और हम घर के लिए निकल पड़े। घर के दरवाजे पर पहुंचकर पिताजी चिल्लाए, अरे भाग्यवान, बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। माँ बदहवास दौड़ी चली आई। मुझे देखते ही माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा कमलू, और मुझे गले लगा करके रोने लगी। सब लोग भीतर आ गए। माँ ने मेरा बिस्तर लगाया और मुझे चाय देकर मेरे सिरहाने बैठ गई। बाकी सब लोग, काका और पिताजी, बैठकर बात करने लगे। हो न हो, ये उसी शैतानी चुड़ैल का किया धरा है। भाई साहब, एक चुड़ैल तो छोड़िए, वहाँ ऐसी न जाने कितनी आत्माएं हैं। सब लोग आपस में बात करने लगे। अरे काहे की बेफजूल की बातें किए जा रहे हो तुम सब? भूत प्रेत पिशाच क्या लगा रखा है? ऐसा कुछ नहीं होता, पिताजी बोले। प्रधान जी, आप मानो ना मानो, लेकिन पूरे गांव के लोगों का यही मानना है। अब आगे भगवान ही जाने। यह कहते कहते सभी लोग उठे और चले गए। पिताजी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए। वापस आकर मुझसे पूछने लगे, क्या देखा तुमने वहाँ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे ही पुलिया पर कौतूहलवश वहाँ पर चला गया था और वहाँ मेरा पाँव फिसल गया। क्या हुआ पिताजी, आप भी भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे क्या? मैंने पूछा। नहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। यह कहकर पिताजी अपने कमरे में चले गए और माँ भी मेरे सर पर हाथ फेर करके उनके पीछे चली गई। मैं अकेले बिस्तर पर पड़ा सोचता रहा कि वो दोनों आत्माएं मुझे और पिताजी को कैसे जानती हैं। वह मुझे कुछ बताने की कोशिश तो कर रही थी, मगर क्या? मुझे क्यों वो धुन याद रखनी है? और अंत में मुझे जय हिंद क्यों कहा? ये क्या संकेत हो सकता है उनका? अब मुझे इतना तो पता चल चुका था कि वो पिताजी को जानते हैं, मगर वो कैसे? मैं सोच ही रहा था कि अचानक एक विचार मेरे मन में आया। यदि वो आत्माएं मुझे और पिताजी को जानती थी तो यकीनन उनकी तस्वीर पिताजी और माँ की शादी की एल्बम में होगी। मैंने खोजबीन शुरू कर दी। अलमारी खोली और एल्बम को निकाल करके एक एक तस्वीर को गौर से देखने लगा। मैं एल्बम के पन्ने पलटता गया, लेकिन मुझे उन दोनों आत्माओं की तस्वीर कहीं नजर नहीं आई। मन में विचार आया कि हमारी एल्बम में ना हो सही, पड़ोसी काका की एल्बम में हो सकता है कि शायद वहाँ से कोई सुराग लग जाए। मैं कुछ देर माँ और पिताजी से घर से बाहर जाने का इंतज़ार करने लगा कि माँ पिताजी कब घर से बाहर जाएं। माँ रोज़ पड़ोस के गांव के एक बड़े मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और पिताजी गांव के भ्रमण पर। जैसे ही वो दोनों चले गए, मैं पड़ोस के काका के घर निकल गया। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। कौन हो? रुको, आती हूँ, काकी ने अंदर से आवाज़ लगाई। अरे बेटा कमल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए, काकी दरवाज़ा खोलकर बोली। नहीं नहीं काकी, मैं ठीक हूँ, मामूली सी चोट थी, घबराइए नहीं। वो दरअसल माँ मंदिर गई है, पिताजी गांव में, तो अकेले अकेले क्या करता, सोचा काका से मिल लूँ। मैंने कहा हाँ हाँ, काका से ही मिलना है, काकी को तो शायद कोई याद ही नहीं करता, काकी बोली। मैंने कहा नहीं नहीं काकी, ऐसी बात नहीं है, सब समझती हूँ मैं। वैसे तेरे काका दरोगा जी से मिलने गए हैं, ना जाने क्या काम पड़ गया आज। पूछा तो कहते हैं कुछ काम है, कहीं जाते वक्त टोका मत करो। अब बताओ, मैं कुछ पूछूं भी ना? खाना ही बनाती रहूं, बर्तन ही धोती रहूं, यही काम रह गया है बस। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ अपनी सुनाने बैठ गई। तुम्हें कुछ पूछा तक नहीं है तुमसे। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, काकी बोली। नहीं नहीं काकी, चाय आज बहुत पी ली है, पानी ही ले आइए। मैं यह कहते ही काकी किचन से पानी ले आई। काकी अपनी शादी की एल्बम दिखाइए ना, मैं भी तो देखूं मेरी काकी पहले कैसी दिखती थी। अब काकी शर्माकर बोली, अरे तू भी ना,
रुक लाती हूँ। कैसी थी क्या? ऐसी ही तो होंगी जैसी अब हूँ। काकी ने लकड़ी की पुरानी एल्बम में से अलमारी में से वो एक एल्बम निकाली और उस पर धूल सी झाड़ती हुई वो मुझे पकड़ा दी। लो देखो। मैं एल्बम देखने लगा। एल्बम के सारे पन्ने पलटता हुआ मैं चला गया और मैं शायद मुझे उम्मीद थी कि इसमें कोई सुराग नज़र आ जाए कि अचानक मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। काकी काकी, माँ, पिताजी और उनके साथ वही दो आत्माएं जो मैंने देखी थी। काकी जी, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर में माँ पिताजी के बगल में कौन खड़ा है? ये तस्वीर तो माँ पिताजी की शादी की है, मैंने पूछा। काकी ने हड़बड़ी में एक झटके में मुझसे ये एल्बम छीन ली और बोली, चलो बस करो, अब बहुत देख ली एल्बम। आ तुझे कुछ और दिखाती हूँ। देख ये स्वेटर मैंने बनाई है तेरे लिए। काका, तेरे काका के लिए कैसी रहेगी? मैं उसी बात पर अड़ा रहा। काकी बताओ ना, ये कौन है? ये कौन है दोनों? काकी मन ही मन कुछ सोचने लगी। बोली, मैं तुम्हें बता तो दूं, पर तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे, वादा करो। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा किसी को भी। ठीक है, बताती हूँ। ये पगड़ी और धोती कुर्ते में तेरे दादाजी हैं और लाल साड़ी वाली तेरी दादी है। अब मैं भौचक्का रह गया। मेरे पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। दादा दादी? ये थे मेरे दादा दादी। मैं दौड़ा दौड़ा अपने घर आया। अरे कहाँ चला? खाना तो खाकर जा, काकी चिल्लाई। मैंने घर आकर के पहुंचकर वहां पर जो है अपने माता पिता की शादी वाली एल्बम निकाली और वो तस्वीर ढूंढने लगा जो मैंने अभी अभी काकी के यहाँ देखी थी। मुझे वो तस्वीर मिल गई, लेकिन उसमें दादा दादी गायब थे। मैंने गौर से देखा तो पाया कि किसी ने बड़ी चालाकी से फोटो को उतना ही काटा है जितना कि दादा दादी थे, कैंची से या किसी नुकीली चीज से। अब दिमाग में कई सवाल उठने लगे कि आखिर पिताजी ने मुझे बचपन से बताते रहते रहे हैं कि दादा दादी उनकी शादी में बीमार थे, इसलिए एल्बम में नहीं है, और उन्हें फ़ोटो खिंचवाने का भी कोई शौक़ नहीं था, इसलिए उनकी कोई फ़ोटो हमारे पास नहीं है। बचपन था तो कभी इस बात पर शक ही नहीं किया हुआ और ना ही ज़्यादा ध्यान रहा, लेकिन अब शक होना स्वाभाविक था। पिताजी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों मेरे घर में कहीं भी दादा दादी की फ़ोटो नहीं है? क्या वह मुझसे कुछ छुपा रहे थे? और उस रात दादी मेरे लॉकेट पर पिताजी की तस्वीर को देख करके गुस्सा एकदम से वो क्यों हुई थी? अब मैं तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुट गया था। मैंने सीधे पिताजी से ये पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मुझसे सच नहीं बताएंगे। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे जिनका जवाब मुझे किसी भी हाल में लेकर रहना था। अगले ही दिन मैंने पड़ोस के गांव के एक दूध वाले से मिलने की ठानी, जिसको भूत दिखा था पुलिया पर। शायद उसे कुछ संकेत दिया हो दादा दादी ने। मैं उनके घर जा पहुंचा। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि वो अब कुछ सामान्य है, बहुत डर गए थे उस दिन भूत देखकर। वो भी दो दो। अभी आराम कर रहे हैं, तुम बैठो, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। वो यह कह करके भीतर चली गई। मैं बैठा बैठा इधर उधर देख ही रहा था कि मेरी जो नज़र है वो मेज पर रखी एक घड़ी पर गई। मैं मन ही मन सोचने लगा कि ये घड़ी तो शायद मैंने इससे पहले कहीं देखी है, मगर कहाँ। कि अचानक याद आया, ये तो मैंने काकी की एल्बम में देखी थी, दादाजी के हाथ पर, लेकिन ये घड़ी दूध वाले के पास कैसे आ गई? मैं सोचने लगा। जैसे ही वह आया, मैंने उससे पूछा कि मेरे दादा की ये घड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है? वह अचंभित था, जैसे उसका कोई राज खुल गया हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे दबोच लिया। कहाँ भाग रहा है? बता, कहाँ से लाया ये घड़ी, बता। वो घबराया हुआ था, मानो उसकी कोई गलती पकड़ ली गई हो। मैंने नहीं मारा,
बाबूजी, वो घबरा कर बोला। मैंने उसे और कस के दबोचा। साफ साफ बता, वरना अभी तेरा काम किए देता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। वो तो मैं उस दिन रोज की तरह शाम को दूध लेकर आ रहा था कि मैंने दो लोगों को टॉर्च जलाए पुलिया के पास देखा। वो किसी को दफना रहे थे। मैं चुपचाप देखता रहा। उनका चेहरा अंधेरे में मैं देख नहीं पाया था। जैसे ही वो वहाँ से गए तो मैंने मिट्टी खोद कर देखा तो वह बड़े बाबूजी और अम्मा जी थी। मैं कुछ देर तो अवाक रह गया, लेकिन अम्मा जी के गहने और बाबूजी की घड़ी देखकर मेरा मन बदल गया। मैंने उनके बदन से सारी कीमती चीज़ें निकाल ली और वापस उनको वहीं दफना दिया। गरीब हूँ साहब, मुझे छोड़ दो, मैं लालच में आ गया था। साहब मुझे माफ़ कर दो, मैंने उन्हें नहीं मारा। वो मुझसे दया याचना करने लगा। मेरा सर तो मानो फटने को था। जोर जोर से चीख कर रोने का मन कर रहा था कि उतना ही गुस्सा भी था। मैं सीधा पुलिस स्टेशन में दरोगा जी को सौंप आया और उसका पूरा वृतांत उसने सुनाया। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि इसकी तो हम खूब खिदमत करेंगे लाठियों से, और जिन लोगों ने भी यह काम किया है उनको हर हाल में पकड़ कर रहेंगे। दरोगा जी ने मुझसे कहा, घबराओ मत बेटा, घर जाओ और अपने पिताजी को यहाँ भेजो। हम पुलिया पर जाकर जांच शुरू कर रहे हैं। जय हिंद बेटा, सब कुछ ठीक रहे होगा, घबराओ नहीं। मेरा दिमाग अचानक घूम गया। जय हिंद, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? कैसे भूल गया कि हवलदार साहब को हर बात के अंत में जय हिंद कहने की आदत है? क्या दादी का संकेत दरोगा जी की तरफ था? क्या दरोगा जी इन सब में शामिल थे, या वो इनसे मदद के लिए वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? अब मैं दौड़ा दौड़ा घर आया और पिताजी को मैं कुछ बताने वाला था तो घर पर काकी पहले से ही पहुंची हुई थी। मैंने हाँफते हुए पिताजी से कहा कि पिताजी पिताजी, वो दादा और दादी जी को। मैं इतना ही बोल पाया था कि पिताजी बोले कि हाँ हाँ, मुझे सब पता चल गया है। तेरी काकी ने मुझे सब बता दिया है कि तूने उनकी एल्बम में माँ और पिताजी की तस्वीर देख ली है। मैं तुझे उनके बारे में नहीं बताना चाहता था बेटा। मुझे तो उन्हें पिता कहने में भी घिन आती है, और माँ ने भी उनका साथ दिया। आखिर मेरे पिताजी ऐसे कैसे हो सकते थे? पिताजी रोने लगे। कैसे थे दादाजी? पिताजी बोलिए ना, कैसे थे दादाजी? मैंने पूछा। पिताजी बोले, बेटा मैंने तुमसे उनकी हर निशानी, उनकी तस्वीर और सब कुछ छिपाया जो उनसे जुड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने दादा से घिन हो। तुम नफरत करो अपने दादा से। मैं नहीं चाहता था बेटा, नहीं चाहता था। उनकी 5-6 रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज थी कि उन्होंने गांव की महिलाओं का रेप करने की कोशिश की। मैंने तब भी यकीन नहीं किया, लेकिन मेरी शादी के 2-3 दिन बाद जब तुम्हारी माँ फटे कपड़ों में मेरे पास आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि बचा लो मुझे उनसे, तुम्हारे पिताजी ने मेरी इज्जत लूट ली, तो मैं अपना आपा खो बैठा। मैंने उन्हें पुलिस को सौंप दिया, और माँ ने जब उनका साथ दिया तो मैंने माँ को भी सौंप दिया पुलिस के हाथों में। कुछ दिन बाद पता चला कि वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले। उस दिन के बाद मैंने उनकी सारी यादें जला दी, उनकी तस्वीर, उनके कपड़े, फर्नीचर और सब कुछ। पर पिताजी दादा दादी भागे नहीं थे, उन्हें मारा गया था पुलिया के पास। दूध वाले ने अपनी आंखों से देखा है ये सब। मैंने पिताजी को सब कुछ बता दिया। जल्दी से पुलिस स्टेशन चलिए पिताजी, मैंने कहा। अब पिताजी अचंभित थे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तुम? हाँ पिताजी, हाँ ये सच है। आप बस चलिए तुरंत। और पिताजी दौड़े दौड़े जो है पुलिस स्टेशन चले गए। दरोगा जी वहाँ नहीं थे। हमने पुलिस सिपाही से पूछा तो कहने लगा कि दरोगा जी तो पुलिया की तरफ गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर प्रधान जी आए तो उन्हें यहीं बिठा कर रखना। मुझसे अब सब्र ना हुआ। दरोगा जी
पर पहले ही मुझे संदेह था, तो मैंने वहाँ से निकलने का फैसला किया। मैं और पिताजी पुलिया की ओर चले ही थे कि काका काकी और गांव के 2-3 लोग और हमारे साथ चल दिए। अब पुलिया के पास पहुँचे ही थे कि बांसुर की एक धुन हमें सुनाई दी। ये धुन मैं पहचानता था। ये वही धुन थी जिसने मुझे सम्मोहित किया था और इसी धुन का संकेत था दादी ने मुझे दिया था। मैंने सभी लोगों को चुप रहने का इशारा किया। थोड़ा पास जाकर देखा तो दूध वाला बांसुरी पर यह धुन बजा रहा था और दरोगा जी बोलने लगे, क्या खूब बजाए हो धुन। और कमल को भी हाँ हाँ करके वो जोर जोर से हंसने लगे। दूध वाला कहने लगा, अब उन्हें कौन समझाए कि हम दोनों ने ही बुढ़े बुढ़िया को मारा है। और वह कमल तो मुझ तक पहुंच ही गया था, पर मैंने बाजी ही पलट दी। हंस करके वो कहने लगा कि बेवकूफ़ कहीं का। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। पिताजी, काका और सब लोग चकित रह गए। वो वहाँ से उठे और उन पर वो टूट पड़े और उन्हें गांव वालों के पास ले आए। अब सारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने सब सच सच बताना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने सच बताना शुरू किया तो मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। दरोगा ने कहा कि इस दूध वाले ने और मैंने दोनों बुढ़े बुढ़िया को मार डाला, और इतना ही नहीं, इस प्रधान के कपड़े पहनने ताकि कोई देख भी लेता तो शक इस प्रधान पर पड़ जाए। हमने पहले उन्हें अधमरा किया और बांसुरी की धुन बजाकर उनके ऊपर कूदने लगे। बेचारे बुढ़ों को लगा होगा कि उनका बेटा उन्हें मार रहा है। और ये सब हमने इस प्रधान की बीवी के कहने पर किया। उसका और इस दूध वाले का चक्कर चल रहा था कि एक दिन बुढ़े ने देख लिया। बेचारा बता भी नहीं पाया होगा प्रधान जी को, और वो हंसने लगे। बुढ़े ने बहुत चेताया भाभी जी को कि मैं बोल दूंगा, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। लेकिन बुढ़े को क्या पता था कि मौका तो अब उसके पास नहीं है सांस लेने का। हमने बूढ़े के खिलाफ रेप की झूठी FIR दर्ज की, और क्या गजब की एक्टिंग की भाभी जी ने उस दिन इज्जत लूटने की। बस फिर क्या था, प्रधान जी ने हमारे हवाले कर दिया बुढ़े बुढ़िया को, और हमने भाभी जी के इशारे पर मार दिया। पूरा 5 करोड़ देने वाली थी वो मुझको, और इसका तो फायदा था ही। बस फिर क्या था, मार डाला। सब के सब दंग रह गए। मैं और पिताजी तो रो रो कर बेहाल थे। शहर से पुलिस आई और दूध वाले को, दरोगा को और माँ को लेकर के चली गई। माँ की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला साफ नजर आ रही थी। मैं और पिताजी एक दूसरे के गले लग कर के रोने लगे कि तभी एक तेज रोशनी चमकी। दादा और दादी हम सबके सामने थे। पिताजी जमीन पर गिर पड़े। मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो पिताजी, मुझसे भूल हो गई। दादा दादी ने उन्हें उठाया, उनके आंसू पोंछे और कहने लगे कि भूल तो बेटा हमसे हो गई। जो हमने सोचा कि तुमने हमें मारा है, अब हम शांति से मुक्ति पा सकेंगे। सत्य की राह पर चलना, अन्याय का सामना करना, हमें तुम पर नाज है कमल। अपने पिता का ख्याल रखना। केवट तुमने हीरा पाया है, इसे संजो कर रखना। और एक तेज रोशनी के साथ वो दोनों गायब हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, और फिर आपके सामने मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।